नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नोवेल टेप पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन फैंटेसी और एडवेंचर उपन्यासों का आनंद। मैं आपको आकर्षक कहानियाँ और रोमांचक किरदार प्रस्तुत करूंगा। मेरे वीडियो विशेष रूप से मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यदि आपको इस सामग्री को लेकर कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। मैं यहाँ नियमित रूप से नए उपन्यास और कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वयस्क कहानियों के लिए मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक विवरण में है। धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ नई कहानियों के लिए। गहन अमर क्षेत्र में पहुंचने के बाद यदि वह अमर सम्राट तक पहुंचना चाहता था तो उसे महान दांव के बीज बनाने के लिए महान दांव के फूल की आवश्यकता थी। फिर इस बीज को प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयोग करते हुए वह अपना स्वयं का दांव क्षेत्र बनाएगा। हालांकि ये फान के दांव बहुत ज्यादा थे। अगर वह महान दांव का बीज उत्पन्न करना चाहता तो गहन अमर लोक के अन्य साधकों की तुलना में यह कठिनाई कई गुना ज्यादा होती। हर लाभ के साथ कोई न कोई कमी भी आती है। दांव के इस फूल के साथ ये फैन की शक्ति गहन अमरों के बीच अजेय थी। इसके अलावा यदि वह दोबारा लॉन्गवुड अमर सम्राट से मिले तो यह निश्चित नहीं होगा कि कौन भाग जाएगा। जहां तक अपनी सफलता की बढ़ती कठिनाई का सवाल है, ये फैन ने इसे शांति से स्वीकार कर लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं धोखा दूंगा। वह अंतः गहन अमर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो गया और ये फैन काफी देर तक उत्साहित रहा। यद्यपि गहन अमर क्षेत्र सबसे उच्च स्तरीय अस्तित्व नहीं था, लेकिन चांगमिंग विश्व में भी उन्हें एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में पहचाना जा सकता है। ये परिवार को पीछे हटने की जरूरत नहीं है और वे मुक्के मारना शुरू कर सकते हैं। ये परिवार 500 वर्षों से निष्क्रिय था और अब इसके विस्तार का समय आ गया था, क्योंकि पूर्वी महाद्वीप अब इस विशाल परिवार को समायोजित नहीं कर सकता था। चांगमिंग क्षेत्र में 10 प्रांत थे, जो ऊपरी 5 राज्यों और निचले 5 राज्यों में विभाजित थे। पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी और मध्य राज्य सभी निचले 5 राज्यों का सा थे। यद्यपि ये परिवार के पास वर्तमान में ऊपरी 5 राज्यों पर हावी होने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी, लेकिन निचले 5 राज्यों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि वह ये फैन की पहचान को बोधि पुराने पूर्वज के शिष्य के रूप में जोड़ना चाहता तो पूरे चांगमिंग विश्व पर सीधे प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता था। बेशक ये फैन ने बोधि पुराने पूर्वज के शिष्य की पहचान के साथ छेड़छाड़ करने की योजना नहीं बनाई थी। वास्तव में ये फैन खुद भी कोई कदम उठाने की योजना नहीं बना रहा था। ये फैन बूढ़ा हो गया है और लड़ने और मारने का काम बच्चों पर छोड़ देना चाहिए। दूसरी ओर दयु राजवंश में ये शियाओ ने अंततः स्लॉट को अवशोषित कर लिया और अपनी योग्यता में काफी सुधार किया। उसकी साधना का स्तर भी अंततः स्वर्ण अमर क्षेत्र तक पहुंच गया था, जो दयु साम्राज्य का पहला स्वर्ण अमर क्षेत्र था। जैसे ही उसकी साधना का स्तर स्वर्ण अमर तक पहुंचा, मानव सम्राट का स्वर्ण अमर स्तर का शास्त्र अंततः अनलॉक हो गया। जब मानव सम्राट का धर्मग्रंथ खुला तो ये शियाओ ने महसूस किया कि एक शक्ति उसे 10 लाख मील दूर नानझो से आकर्षित कर रही है। जो कुछ भी ये शियाओ को आकर्षित कर सकता है वह स्वाभाविक रूप से मानव सम्राट से संबंधित होगा। मानव कुल के 3 सम्राट, यद्यपि वे सभी अब चले गए हैं, लेकिन 3000 दुनियाओं में कोई नहीं जानता कि उन्होंने कितनी चीजें पीछे छोड़ दी। एक वृहद जगत के रूप में चांगमिंग विश्व के लिए मानव सम्राट के अवशेष होना स्वाभाविक था। ये शियाओ के लिए अपनी ताकत में सुधार करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वाभाविक रूप से मानव सम्राट से संबंधित ये चीजें थीं। इसके अलावा अब दयु साम्राज्य का भी विस्तार होना चाहिए। ये शियाओ ने तुरंत दयु साम्राज्य के मंत्रियों को बुलाया। दायु साम्राज्य 500 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय था। अब समय आ गया था कि वह अपने क्षेत्रों का पुनः विस्तार करना शुरू करे। और ये शियाओ का पहला लक्ष्य स्वाभाविक रूप से नानझो था, जो दयु साम्राज्य का सबसे करीबी था। ब्लैक वेल गार्ड के नेता को बर्खास्त कर दिए जाने के बाद ये शियाओ ने बाद में एक नई सेना का पुनर्गठन किया था। वर्तमान में दयु साम्राज्य के पास अभी भी 10 सेनाएं हैं, लेकिन अतीत की तुलना में वर्तमान 10 सेनाओं की ताकत समान स्तर की नहीं है। बड़ी मात्रा में संसाधन आपूर्ति के साथ वर्तमान 10 सेना कमांडरों के साधना स्तर स्वर्गीय अमर क्षेत्र तक पहुंच गए थे। इसके अलावा युद्ध व्यूह की सहायता से प्रत्येक सेना आधे कदम के स्वर्ण अमर तक खड़ी हो सकती थी। पूर्वी सम्राट जो एक अर्धचरण स्वर्ण अमर है और ये शियाओ जो एक स्वर्ण अमर शक्ति है को जोड़कर दयु राजवंश के पास अब विस्तार करने की योग्यता है।
जब ये शियाओ के स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश करने की खबर फैली तो पूरे दयु साम्राज्य में हंगामा मच गया। जनरलों के लिए क्षेत्र का विस्तार करना निश्चित रूप से उनके दिलों में गहराई से अंकित एक सपना था। इसके अलावा वे सभी जानते थे कि ये शियाओ उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। उन्हें नानझो को जीतने के ये शियाओ के विचार पर जरा भी आपत्ति नहीं थी और कुछ तो कोशिश करने को भी उत्सुक थे। बहुत जल्द ही पूरा दायु राजवंश एक विशाल मशीन की तरह काम करने लगा। रसद विभाग और अन्य विभागों ने युद्ध के लिए विभिन्न संसाधन तैयार करना शुरू कर दिया। अमर कलाकृतियां, अमर गोलियां और इसी तरह की चीजें अपरिहार्य हैं। अंततः युद्ध संसाधनों की प्रतिस्पर्धा है। वर्तमान में दयु राजवंश के पास संसाधनों की कमी नहीं थी, इसलिए तैयारियां सुचारू रूप से शुरू कर दी गईं। दूसरी ओर पूर्वी महाद्वीप के पड़ोसी नानझो ने पूर्वी महाद्वीप में हो रही असामान्य गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने पूर्वी महाद्वीप पर ध्यान देने की भी जहमत नहीं उठाई, जो कि बहुत नजदीक है। 10 प्रमुख महाद्वीपों में से पूर्वी महाद्वीप सबसे कमजोर है। यद्यपि नानझो निचले 5 राज्यों में पूर्वी महाद्वीप से केवल एक रैंक अधिक मजबूत है, फिर भी उन्होंने पूर्वी महाद्वीप को कभी गंभीरता से नहीं लिया। नानझो साधकों के दृष्टिकोण से पूर्वी महाद्वीप एक असभ्य भूमि है, उन्हें इसमें कोई रुचि भी नहीं थी। क्या पूर्वी महाद्वीप नानझो पर हमला करने के इरादे से हलचल मचा रहा था? नानझो पूर्वी महाद्वीप से अलग है क्योंकि नानझो में दयु साम्राज्य की तरह एकीकृत साम्राज्य की उपस्थिति नहीं है। इसके बजाय इसमें विभिन्न संप्रदाय शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक एक स्वर्ग पर कब्जा करता है। सतह पर यह एक संप्रदाय गठबंधन है, लेकिन यह कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाता है। ये शियाओ को नानझो के इरादों के बारे में यकीन नहीं था, न ही उसे इसकी परवाह थी। नानझो के लिए एक सीधा धक्का पर्याप्त होगा। जब सब कुछ तैयार हो गया तो 10 सेनाएं रवाना हो गईं। जब 10 सेनाएं पूर्वी और दक्षिणी प्रांतों के संगम पर प्रकट हुईं, तो नानझो के साधकों को अंतः विसंगति का पता चला। ये लोग हैं कौन? वे पूर्वी महाद्वीप से प्रतीत होते हैं। पूर्वी महाद्वीप का दायु साम्राज्य? उन्होंने हमारे नानझो की सीमा पर डेरा डालने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि यह दायु साम्राज्य अब और अस्तित्व में नहीं रहना चाहता। सीधे संप्रदाय को रिपोर्ट करो और इस सेना का सफाया कर दो। दयु साम्राज्य को सबक सिखाओ। सीमा के निकट स्थित संप्रदायों की ताकत औसत होती है, लेकिन ये संप्रदाय समझदार हैं और स्वयं कार्य करने के बजाय उन्होंने आसपास के एकमात्र संप्रदाय को स्थिति की सूचना दी, जिसके पास स्वर्गीय अमर क्षेत्र में साधक थे, सच्चा अग्नि संप्रदाय। पृथ्वी अमर संप्रदाय स्वर्गीय अमर संप्रदायों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और स्वर्गीय अमर संप्रदाय स्वर्ण अमर संप्रदायों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो कि कभी न समाप्त होने वाली आदेश श्रृंखला है। अधिकार के अनुसार यह क्षेत्र सत्य अग्नि संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। जब सच्चे अग्नि संप्रदाय के सच्चे अग्नि आकाश अमर को पता चला कि दयु साम्राज्य की सेना उनके क्षेत्र से 100 मील से भी कम दूरी पर तैनात थी, तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। स्वर्गीय अमर लोक में एक साधक के लिए 100 मील की दूरी वस्तुतः आमने सामने की दूरी है। आश्चर्यजनक रूप से दयु साम्राज्य सच्चे अग्नि आकाश अमर के चेहरे पर कदम रख रहा था। सच्चा अग्नि आकाश अमर तुरंत सीमा पर पहुंचा और सीमा के पार दयुशाही सेना को देखा। हालांकि अगले ही पल सच्चे अग्नि आकाश अमर के चेहरे पर अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। इस सेना की ताकत बहुत बड़ी थी। उनमें से अधिकांश महायान क्षेत्र में थे और मानव अमर क्षेत्र और पृथ्वी अमर क्षेत्र में भी कई साधक थे। हालांकि अभी तक स्वर्गीय अमर क्षेत्र में साधकों का कोई संकेत नहीं था, फिर भी यह एक सेना सच्ची अग्नि संप्रदाय को धकेलने के लिए पर्याप्त थी। किसी सेना के बारे में सबसे बड़ी बात उसकी संख्या नहीं, बल्कि सेना का उत्साह है। एक मजबूत सेना की सैन्य भावना उच्च लोगों के शत्रुओं को आसानी से पराजित कर सकती है। हालांकि पहले से ही उसके दरवाजे पर हमला होने के कारण सच्चा अग्नि आकाश अमर अपने कदम वापस नहीं खींच सका। यदि वह पीछे हट गया तो सच्चे अग्नि आकाश अमर की गरिमा पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी। वे 3 समुद्रों वाले ड्रैगन कबीले के कबीले नेता नहीं थे, जिनकी चमड़ी मोटी थी। दयु साम्राज्य, आपने अपनी सीमाएं पार कर ली हैं। सच्चे अग्नि आकाश अमर ने अपनी अधिकतम स्वर्गीय अमर आभा का प्रयोग किया, दयु सेना के ऊपर से उड़ान भरी और ठंडी आवाज में घोषणा की। सच्चे अग्नि आकाश अमर की अचानक उपस्थिति ने तुरंत बड़ी सेना का ध्यान आकर्षित किया। सभी सैनिकों ने एक साथ सतर्कता से अपने सिर ऊपर उठा लिए। उनके शरीर से एक जबरदस्त मारकाट की इच्छा शक्ति उभरी और तुरंत ही सच्चे अग्नि आकाश अमर पर टिक गई। प्रत्येक व्यक्ति की हत्या करने की मंशा नगण्य हो सकती है,
लेकिन 10 लाख साधकों की हत्या करने की एकत्रित मंशा ने सच्चे अग्नि आकाश अमर को लगभग भयभीत कर दिया और वह अपना सिर घुमाकर भाग गया। अपने हृदय की बेचैनी को दबाते हुए सच्चे अग्नि आकाश अमर ने बलपूर्वक अपने थोड़े कांपते पैरों को स्थिर किया। इसी समय विशाल सेना से एक आकृति उड़कर बाहर आई। यदि तुम अभी दयु साम्राज्य के अधीन हो जाओ तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। अगले ही क्षण उस आकृति से एक भव्य आभा फूट पड़ी जो सच्चे अग्नि आकाश अमर से भी अधिक प्रबल थी। स्वर्गीय अमर की आभा वर्षों से संचित आक्रामक साधना के साथ मिलकर सच्चे अग्नि आकाश अमर को कुछ हद तक बेदम बना देती है। निकट आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जिटियन ट्रू मोनार्क था, जो उन वर्षों में 10,000 सितारों के समुद्र से बाहर आया था। नहीं, अब उसे जिटियन स्वर्गीय अमर कहा जाना चाहिए। वर्तमान जिटियन स्वर्गीय अमर ने दयु साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा और 10 प्रमुख सेनाओं में से 10,000 सितारा सेना का नेतृत्व किया। 10,000 सितारा सेना के अधिकांश सैनिक भी 10,000 सितारा द्वीप से बाहर आ गए और ये परिवार के साथ दयु साम्राज्य की ओर चल पड़े। वर्तमान में 10,000 सितारे सेना ये जियाओ द्वारा नियंत्रित फीनिक्स गर्ल सेना के बाद सबसे मजबूत सेना है। वे दक्षिणी क्षेत्र पर आक्रमण के लिए अग्रणी सेना भी हैं। झटकों की श्रृंखला ने सच्चे अग्नि आकाश अमर को एहसास दिलाया कि इस बार दयु साम्राज्य की हरकतें पहले से अलग थीं। वे सचमुच नानझो पर हमला करने का इरादा रखते थे। हालांकि सच्चा अग्नि आकाश अमर यह नहीं समझ सका कि पूर्वी महाद्वीप ने नानझो पर हमला करने की हिम्मत कैसे की। यह समझना होगा कि नानझो में अकेले ही कई स्वर्ण अमर साधक हैं। दयु साम्राज्य यह कब से स्थापित है? भले ही राजा स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो, फिर भी वह एकमात्र स्वर्ण अमर है। इतनी ताकत के साथ उन्होंने नानझो पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? दयु साम्राज्य, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम भ्रम में न रहो। हमारा नानझो ऐसा नहीं है जिसे तुम्हारा पूर्वी महाद्वीप भड़का सके। हालांकि दुश्मन सामान्य रूप से बिखरे हुए थे, अब उनके द्वार पर थे। सच्चे अग्नि आकाश अमर ने बिना किसी हिचकिचाहट के नानझो को युद्ध ध्वज के रूप में चुना। नानझो, तुम खुद एक खतरनाक स्थिति में हो और फिर भी तुम नानझो के बारे में चिंतित हो। हमने तुम्हें पहले ही एक अवसर दिया है और चूंकि तुम इसे संजोकर नहीं रखना चाहती तो रहने दो। अगले ही क्षण जिटियन स्वर्गीय अमर की आभा तुरंत 10,000 सितारों की सेना से जुड़ गई। 10,000 सितारों की सेना के ऊपर आकाश में एक शरीरहीन युद्ध देवता प्रकट हुआ। सेना भावना जिंतियान। मूल रूप से ये फैन द्वारा प्राप्त जिंतियान संरचना पुरानी हो चुकी थी, लेकिन दयु साम्राज्य के संरचना मास्टर्स द्वारा निरंतर अनुसंधान के बाद यह एक ऐसी सेना संरचना में विकसित हो गई थी जो पूरे 10,000 सितारों की सेना को समायोजित कर सकती थी। सेना की भावना के उदय के साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी का स्वरूप बदल गया। इस समय सच्चे अग्नि आकाश अमर को अपने निर्णय पर पछतावा हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विशाल कुल्हाड़ी नीचे गिर गई, अंतरिक्ष बंद हो गया। सच्चे अग्नि आकाश अमर के पास भागने या छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। विशाल कुल्हाड़ी धीरे से सच्चे अग्नि आकाश अमर के शरीर पर फिसल गई, जिससे वह भौतिक शरीर से लेकर आध्यात्मिक आत्मा तक 2 भागों में विभाजित हो गया। अपनी मृत्यु तक सच्चे अग्नि आकाश अमर के मन में अभी भी संदेह का भाव बना हुआ था। दयु साम्राज्य ने इतनी तेजी से कार्रवाई क्यों की? क्या वे नानझो के प्रतिशोध से डरते नहीं हैं? वह यह नहीं जानता था कि उसे मरना ही होगा, क्योंकि दयु साम्राज्य को एक स्वर्गीय अमर की मृत्यु के साथ नानझो में अपने आगमन की घोषणा करने की आवश्यकता है। सच्चे अग्नि संप्रदाय के भीतर सच्चे अग्नि आकाश अमर का प्रतीक आत्मा जेड क्षण भर में टूट गया। उसके भीतर मौजूद आत्मा अग्नि तुरंत नष्ट हो गई, जिससे एक स्वर्गीय अमर का पतन हो गया। इसके साथ ही सच्चे अग्नि आकाश अमर की मृत्यु से ठीक पहले की छवि भी वापस भेज दी गई। बुरी खबर है, दायु साम्राज्य सचमुच नानझो पर हमला करने का इरादा रखता है। जल्दी से यह खबर संप्रदाय गठबंधन तक पहुंचा दो। संपूर्ण सत्य अग्नि संप्रदाय तुरंत अराजकता में डूब गया। दयु साम्राज्य आ गया है और नानझो अराजकता में था। सच्चा अग्नि आकाश अमर मर चुका है। अगला लक्ष्य उनका सच्चा अग्नि संप्रदाय होगा। दयु साम्राज्य की हिम्मत कैसे हुई? संप्रदाय गठबंधन, जिसे पहले उपेक्षित किया गया था, अब सच्चे अग्नि संप्रदाय की जीवन रेखा बन गया था। संप्रदाय गठबंधन को लगातार संदेश भेजे गए, लेकिन लंबे समय तक कोई जवाब नहीं मिला। यह आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार यह आम बात थी कि किसी संप्रदाय को संप्रदाय गठबंधन से संपर्क करने में कई 100 साल लग जाते थे। यहाँ तक कि विभिन्न संप्रदायों से संपर्क करने के लिए जिम्मेदार संपर्क अधिकारियों को भी अब तक बर्खास्त कर दिया गया था। इस बीच 10,000 सितारा सेना ने आधिकारिक तौर पर नानझो के क्षेत्र में प्रवेश किया।
दयु साम्राज्य अपने क्षेत्र का विस्तार करने आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने अनावश्यक हत्याओं से परहेज किया। नानझो के साधक भविष्य में दयु साम्राज्य की लड़ाकू शक्ति बन जाएंगे। यदि संभव हो तो दयु साम्राज्य ने उन्हें मारने की कोशिश नहीं की और मुख्य रूप से उन्हें जीतने का लक्ष्य रखा। सच्चे अग्नि संप्रदाय के आकाश अमर साधकों के उन्मूलन के बाद अन्य छोटे संप्रदायों ने प्रतिरोध करने की अपनी इच्छा खो दी और आसानी से दयु साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दायु साम्राज्य ने इन संप्रदायों के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, बल्कि उनसे भविष्य में साम्राज्य को केवल कर देने की अपेक्षा की तथा कोई अन्य मांग नहीं की। यदि उन पर हमला हुआ तो वे दयु साम्राज्य से भी मदद मांग सकते थे। दयु साम्राज्य द्वारा प्रस्तुत शर्तों को देखकर छोटे संप्रदाय अचंभित रह गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे दयु साम्राज्य के गुलाम बन जाएंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति उनकी कल्पना से पूरी तरह अलग निकली। वे अधीनस्थ संप्रदाय थे और पहले उन्हें सत्य अग्नि संप्रदाय को श्रद्धांजलि देनी पड़ती थी। लेकिन दयु साम्राज्य द्वारा आवश्यक वस्तुएं सच्ची अग्नि संप्रदाय द्वारा आवश्यक वस्तुओं से भी कम थीं और वे दयु साम्राज्य से सुरक्षा भी प्राप्त कर सकते थे। वे जानते थे कि दयु साम्राज्य की ताकत सच्ची अग्नि संप्रदाय की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर थी। दयु साम्राज्य के संरक्षण से उनकी सुरक्षा में काफी सुधार हुआ। हालांकि ये छोटे संप्रदाय भी थोड़े चिंतित थे। क्या यह दयु साम्राज्य की विलंबकारी रणनीति हो सकती है? एक बार जब दायु साम्राज्य ने नानझो पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया तो उन्होंने तुरंत श्रद्धांजलि के लिए आवश्यक संसाधनों में वृद्धि कर दी। छोटे संप्रदाय अत्यंत सतर्क हो गए और चारों ओर पूछताछ करने लगे, विशेष रूप से पूर्वी महाद्वीप के संप्रदायों के बारे में जो सैकड़ों वर्षों से दयु साम्राज्य को श्रद्धांजलि दे रहे थे। अब तक यह स्थिर हो जाना चाहिए था। कुछ पूछताछ के बाद छोटे संप्रदाय बहुत खुश हो गए। दयु साम्राज्य बहुत भरोसेमंद था। दायु साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले संप्रदाय न केवल कम कर देते थे, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से विकास भी कर सकते थे। पूर्वी महाद्वीप के संप्रदायों में दयु साम्राज्य के प्रति प्रशंसा पहले ही सभी सीमाओं को पार कर चुकी थी। वास्तव में कई संप्रदाय तो नानझो पर दयु साम्राज्य की विजय में योगदान देना चाहते थे। हालांकि उन्हें दयु साम्राज्य द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि उस समय उन्हें घरेलू संप्रदायों की मदद की आवश्यकता नहीं थी। दयु साम्राज्य की 10 सेनाओं के साथ वे पर्याप्त से अधिक थे। बेहतर समझ हासिल करने के बाद नानझो के छोटे संप्रदायों को पहले दायु साम्राज्य में शामिल न होने का अफसोस हुआ। उन्हें जो उपचार मिला वह उस समय की तुलना में कई गुना बेहतर था जब उन्हें सच्ची अग्नि संप्रदाय द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। सच्चा अग्नि संप्रदाय और सच्चा अग्नि आकाश अमर मरने के लायक थे। पहली लहर के बाद दयु साम्राज्य की प्रगति काफी तेज हो गई। विशेषकर जब दयु साम्राज्य द्वारा किए गए उपचार की बात फैली तो कई छोटे छोटे संप्रदायों ने कार्रवाई की। चूंकि उन पर वैसे भी अत्याचार हो रहा था, तो फिर अधिक उदार दयु साम्राज्य द्वारा उन पर अत्याचार क्यों न किया जाए। छोटे संप्रदायों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शीर्ष पर कौन है। जो लोग दायु साम्राज्य के सबसे अधिक विरोधी थे, वे वास्तव में बड़े संप्रदाय थे। उनसे ऊपर कोई नहीं था, इसलिए वे अब अधीनस्थ बनने को तैयार नहीं थे। जब तक बड़े संप्रदायों के लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तब तक दायु साम्राज्य ने सीमावर्ती क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था। फिर घेरा बनाकर 10 सेनाएं नानझो की गहराई की ओर बढ़ी। नानझो संप्रदाय गठबंधन मुख्यालय। संप्रदाय गठबंधन में पहली बार हलचल थी। दर्जनों आकाश अमर और कई स्वर्ण अमर मुख्यालय में इकट्ठा हुए थे ताकि दायु साम्राज्य से निपटने के तरीके पर चर्चा की जा सके। घबराए हुए आकाश अमरों की तुलना में स्वर्ण अमर बहुत शांत थे और उन्होंने दयु साम्राज्य को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। पूर्वी महाद्वीप के एक छोटे से संप्रदाय ने सिर्फ इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की क्योंकि उनके पास एक स्वर्ण अमर था। यह तो सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था। हम स्वर्ण अमर लोग मिलकर दायु साम्राज्य जाएंगे और दायु के राजा से स्पष्टीकरण मांगेंगे। उन्हें न केवल अपनी सेना वापस बुलानी होगी, बल्कि नानझो में हमें मुआवजा भी देना होगा। बहुत जल्दी कई स्वर्ण अमरों के नेतृत्व में नानझो के शीर्ष साधक तुरंत उस ओर उड़ चले जहां दायु साम्राज्य की सेना स्थित थी। गोल्डन इमॉर्टल्स को दयु साम्राज्य की सेना तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जलमेघ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु जलमेघ स्वर्ण अमर ने सीधे अपनी स्वर्ण अमर आभा जारी की, जिससे दयु साम्राज्य की सेना पर दबाव पड़ा। इस बार नानझो के संप्रदाय यह मांग करने आए थे कि दायु साम्राज्य अपने सैनिकों को वापस बुला ले और उन्हें मुआवजा दे, इसलिए उन्होंने बिना किसी शिष्टाचार के काम किया। आकाश अमर शीतियान ने शक्तिशाली सेनाओं की उपस्थिति को महसूस किया और तुरंत अपने सैनिकों को इकट्ठा किया।
अपने गठन की शक्ति के साथ शीतियान ने जल बादल स्वर्ण अमर के आभा दबाव का सफलतापूर्वक विरोध किया और एक अमर कलाकृति को पकड़े हुए आने वाले साधकों को ठंडे मन से देखते हुए आकाश में उड़ गया। अपने राजा को बाहर लाओ। जल मेघ स्वर्ण अमर को आश्चर्य हुआ कि शीतियान अपने आकाश अमर साधना स्तर के साथ उसके आभा दबाव का विरोध करने में सक्षम था, लेकिन फिर भी उसने एक आपयोग्यन ही है अभिव्यक्ति दिखाई और ठंडे स्वर में कहा, यदि आप हमारे राजा को देखना चाहते हैं तो आपको पहले मुझसे आगे निकलना होगा। एक स्वर्ण अमर तो क्या हुआ, ये तो लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। आकाश अमर शीतियान को स्वर्ण अमर से बिल्कुल भी डर नहीं था। बिना किसी कट के लड़ाइयों ने शीतियान की युद्ध भावना को तीव्र कर दिया था और अब उसे किसी भी चीज का डर नहीं था। आज स्वर्ण अमरों के रक्त से उसकी युद्ध भावना पवित्र हो। जिंगतियान युद्धात्मा उठो। विशाल जिंगतियान युद्ध आत्मा ने तुरंत आकार ले लिया। शीतियान का शरीर युद्धात्मा के साथ विलीन हो गया और नियंत्रण ले लिया। युद्ध आकाश में गूंजती हुई गर्जना के साथ जलमेघ स्वर्ण अमर के चेहरे पर अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह एक शक्तिशाली स्वर्ण अमर, एक आकाश अमर द्वारा तुच्छ समझा गया था। जलमेघ स्वर्ण अमर, मुझे इस अभिमानी दयु साम्राज्य साधक को सबक सिखाने की अनुमति दें। चार प्रतीक संप्रदाय के गुरु चार प्रतीक स्वर्ण अमर, जो जल बादल स्वर्ण अमर के बगल में थे, ने सबसे पहले बात की। अगले ही क्षण चार प्रतीक स्वर्ण अमर चार प्रतीक धर्म शरीर पर सवार होकर जिंगतियान युद्ध आत्मा की ओर बढ़े। यद्यपि यह जिंगतियान युद्ध आत्मा थोड़ी डरावनी लग रही थी, लेकिन एक साधारण आकाश अमर साधक के पास क्या शक्ति हो सकती है। नानझो बहुत लंबे समय से शांतिपूर्ण रहा था। साम्राज्य के अस्तित्व के बिना नानझो के ये साधक कभी नहीं जान पाते कि एक शक्तिशाली सेना द्वारा निर्मित युद्ध आत्मा कितनी भयावह हो सकती है। चार प्रतीक मार डालो। चार प्रतीक धर्म शरीर चार शिखर आकाश अमर जानवरों से बना। चार प्रतीक स्वर्ण अमर की सबसे मजबूत रणनीति थी। जब चार प्रतीक एकजुट होते हैं तो वे एक स्वर्ण अमर के बराबर होते हैं। चार प्रतीकों ने चार प्रतीकों स्वर्ण अमर का पक्ष छोड़ने के बाद उन्होंने तुरंत अपने जानवरों जैसे पागलपन का खुलासा किया। 10,000 सितारों की सेना के साधकों को भूखी निगाहों से घूरते हुए 10,000 सितारों की सेना के साधकों ने बिना किसी डर के चार प्रतीकों का सामना किया, बल्कि उनके चेहरों पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। सिर काट दो। जिंगतियान की कुल्हाड़ी अचानक ऊंची उठी, फिर निर्दयता से जुआनवो काला कछुआ पर वार किया, जिसके पास सबसे मजबूत रक्षा कवच था। यह देखकर कि जिंगतियान ने पहले जुआनवो को निशाना बनाया था, चार प्रतीकों वाले स्वर्ण अमर की आंखें तिरस्कार से भर गईं। कितना असभ्य व्यक्ति है, उसे दिव्य जुआनवो जानवर के बारे में भी नहीं पता। चार प्रतीकों में से जुआनवो की रक्षा सबसे मजबूत थी। यदि आप जुआनवो को घायल कर सकते हैं तो मैं उसके सामने खाना खाऊंगा। वाह। विशाल कुल्हाड़ी बिना किसी प्रतिरोध के जुआनवो के शरीर पर वार कर गई। जुआनवो, जिसकी रक्षा स्वर्ण अमर के समान थी, कुल्हाड़ी के प्रहार से दो भागों में विभाजित हो गया। चार प्रतीकों वाले स्वर्ण अमर की आंखें आश्चर्य से तुरंत चौड़ी हो गईं। यह कैसे हो सकता है? उसका जुआनवो धर्म शरीर, जिसकी रक्षा शक्ति स्वर्ण अमर के समान थी, वह एक कुल्हाड़ी के वार को कैसे रोक नहीं सका? चार प्रतीकों वाले स्वर्ण अमर को यह नहीं पता था कि जिंगटियन की युद्ध आत्मा सभी प्रकार के उत्कर्षों और दिखावे से निपटने में विशेषज्ञ थी। इसने सबसे पहले जुआनवो को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि जुआनवो सबसे धीमा था, जबकि जिंगटियन की युद्ध आत्मा की आक्रमण शक्ति पर्याप्त थी। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी गति थी। चार प्रतीक धर्म निकायों के बीच संबंध टूटने के बाद अन्य तीन धर्म निकायों के साथ व्यवहार करना बहुत आसान हो गया था। जिंगटियन ने बड़े कदम उठाए और बायहू सफेद बाघ के सामने हमला किया। बायहू धर्म शरीर ने दहाड़ते हुए जिंगटियन की युद्ध आत्मा पर अपने पंजे चलाए। युद्ध के पवित्र पशु बायहू ने एक भयानक आक्रमण किया। जिंगटियन की युद्ध आत्मा ने एक विशाल ढाल उठाई और इस तरह उसने बायहू धर्म शरीर के हमले को मजबूती से रोक दिया। ढाल का शरीर कांपने लगा, ऐसा लग रहा था कि वह टूटने के कगार पर है। फिर भी अंततः वह हमले को रोकने में सफल रहा। उसके शरीर से जिंगटियन की आंख से प्रकाश की एक किरण निकली जो बायहू धर्म शरीर की ओर जा रही थी। बायहू धर्म शरीर कठोर हो गया। कभी कभी एक क्षण युद्ध का परिणाम निर्धारित कर सकता है। एक और कुल्हाड़ी के वार से बायहू धर्म शरीर गिर गया। स्वर्गीय अमरशीतियान ने शेष दो धर्म निकायों को ठंडे मन से देखा, कोई गर्व नहीं दिखाया। उनकी सफलता का एकमात्र कारण यह था कि चार प्रतीकों वाले स्वर्ण अमर ने उन्हें कम आंका था, इसलिए ऐसा प्रभाव प्राप्त हुआ। शेष दो धर्म निकायों से निपटना इतना आसान नहीं होगा। इस समय चार प्रतीक स्वर्ण अमर ने अंतः प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने चार प्रतीकों के रक्तवंश वाले चार राक्षसों का पता लगाने में हजारों वर्ष बिताए तथा चार प्रतीकों
के धर्म शरीर को परिष्कृत करने के लिए अनगिनत संसाधन खर्च किए। अब 2 धर्म शरीरों के गिर जाने से 4 प्रतीक धर्म शरीर का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया। उसका सबसे कीमती खजाना बर्बाद हो गया था, जिससे 4 प्रतीकों वाला स्वर्ण अमर पागल हो गया था। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। पागल 4 प्रतीकों वाले स्वर्ण अमर की प्रचंड आभा भयावह थी, फिर भी स्वर्गीय अमरषि तियान के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। महारानी आ गई हैं। जल मेघ स्वर्ण अमर को भी कुछ आभास हो गया था। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और क्षितिज की ओर देखने लगी। दूर क्षितिज में एक शानदार फीनिक्स गाड़ी को 2 ज्वलंत फीनिक्सों द्वारा खींचा जा रहा था। गाड़ी के पीछे फीनिक्स गर्ल सेना एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रही थी, जो ये शियाओ को ले जा रही थी। जल्द ही फीनिक्स गाड़ी ऊपर आ पहुंची। गाड़ी से एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। जब ये शियाओ प्रकट हुआ तो जल मेघ स्वर्ण अमर की सांस भी रुक गई। जल मेघ स्वर्ण अमर हमेशा खुद को सुंदर मानती थी, लेकिन ये शियाओ को देखकर उसे ईर्ष्या का एहसास हुआ। ये शियाओ अत्यंत सुंदर थी। ये शियाओ न केवल स्वाभाविक रूप से खूबसूरत थी, बल्कि एक महारानी के रूप में अपने कई वर्षों के अनुभव से अर्जित कुलीनता की आभा भी बिखेरती थी। यह कहा जा सकता है कि ये शियाओ न केवल पूर्वी राज्य की महारानी थी, बल्कि वह पूर्वी राज्य की सबसे खूबसूरत महिला भी थी। हालांकि अधिकांश लोगों को ये शियाओ को देखने का अवसर कभी नहीं मिला, इसलिए एक सुंदरता के रूप में उनकी प्रसिद्धि व्यापक रूप से ज्ञात नहीं थी। मारने के लिए पर्याप्त क्रोध से भरे हुए 4 प्रतीकों वाले स्वर्ण अमर ये शियाओ को देखकर मध्य गर्मियों में आइसक्रीम खाने जैसा था। उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। उसने खुद से कहा, कितना सुंदर। अचानक 4 प्रतीकों वाले स्वर्ण अमर को महसूस हुआ कि जल बादल स्वर्ण अमर का चापलूस बनना निरर्थक था। ये शियाओ का चापलूस बनना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन 4 प्रतीकों वाले स्वर्ण अमर ने कभी नहीं सोचा था कि न तो ये शियाओ और न ही जल बादल स्वर्ण अमर को उसमें कोई दिलचस्पी थी। ये शियाओ की उपस्थिति ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। अब भी आपके पास दयु साम्राज्य में शामिल होने का अवसर है। ये शियाओ ने वहां उपस्थित अन्य स्वर्ण अमरों, विशेषकर जल बादल स्वर्ण अमर को ठंडेपन से देखा। ये शियाओ बता सकता था कि जल बादल स्वर्ण अमर इन स्वर्ण अमरों का नेता था। जब तक वह जल मेघ स्वर्ण अमर को राजी कर सकती थी, तब तक वह अन्य अधिकांश स्वर्ण अमरों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकती थी। स्वर्ण अमर देवता दयु साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इसलिए यदि संभव हो तो ये फैन इन स्वर्ण अमर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता था। अपनी प्रेरक शक्तियों को बढ़ाने के लिए अगले ही पल मानव सम्राट की आभा ये शियाओ के शरीर से फूट पड़ी। हालांकि वे सभी स्वर्ण अमर क्षेत्र में थे, ये शियाओ ने वास्तव में इन स्वर्ण अमरों को अपनी आंखों में नहीं रखा था। अगर हम सब मिलकर काम भी करें तो क्या होगा? अब केवल गहन अमर क्षेत्र में शक्तिशाली लोग ही ये शियाओ की रुचि जगा सकते थे। ये शियाओ की आभा को महसूस करते हुए वाटर क्लाउड गोल्डन इम्मोर्टल और अन्य लोगों के चेहरे बदसूरत हो गए। महिला सम्राट दयु इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? पहले तो उन्होंने सोचा कि महिला सम्राट दयु एक भाग्यशाली महिला थी जो स्वर्ण अमर अवस्था को पार कर गई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसकी साधना का स्तर उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। यहाँ तक कि जल बादल स्वर्ण अमर, जो स्वर्ण अमर के मध्य चरण में है, गति के मामले में ये शियाओ से मेल नहीं खा सकता। ये शियाओ की ताकत ने इन लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। सभी की निगाहें वाटर क्लाउड गोल्डन इम्मोर्टल की ओर मुड़ गईं, जो निर्णय के लिए इस रीढ़ की हड्डी की ओर देख रहे थे। ये शियाओ की ताकत और सुंदरता ने वाटर क्लाउड गोल्डन इम्मोर्टल की मानसिकता में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। लेकिन इस तरह से प्रस्तुत करने के लिए जल बादल स्वर्ण अमर निश्चित रूप से अनिच्छुक होगा। यदि ये शियाओ खुद पर विजय पाना चाहती है तो उसे पर्याप्त शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। मुझे अपनी शक्ति का परीक्षण करने दो, यह देखने के लिए कि क्या तुम मुझे अधीन कर सकते हो। ये शियाओ ने कोई आपत्ति नहीं की। यदि वह इन स्वर्ण अमरों को दयु साम्राज्य में पूरी तरह से एकीकृत करना चाहती है तो उसे निश्चित रूप से उनकी हार्दिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इसलिए शक्ति प्रदर्शन एक आवश्यक कदम है। तो फिर लड़ाई शुरू हो जाए। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। आकाश में 2 आकृतियां टकरा गईं। लड़ाई के बाद जो भी स्वर्गीय अमर प्राणी इसमें प्रवेश करने का साहस करेगा, उसे युद्ध के भयावह परिणाम से सीधे तौर पर दबा दिया जाएगा। लेकिन अगर हम उनकी भयानक शक्ति को नजरअंदाज कर दें तो लड़ाई काफी सौंदर्यपूर्ण लगती है। नीचे 4 प्रतीक स्वर्ण अमर पूरी तरह से मोहित था। प्रमुख महिला सम्राट दयु, नाजुक जल बादल स्वर्ण अमर, मुझे किसे चुनना चाहिए? या फिर मैं दोनों चाहता हूं? इस बिंदु पर लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी।
यद्यपि जल मेघ स्वर्ण अमर शक्तिशाली थी, फिर भी वह ये शियाओ शियाओ के सामने कुछ भी नहीं थी। यहाँ तक कि ये शियाओ शियाओ को भी पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने वाटर क्लाउड गोल्डन इम्मोर्टल को आसानी से हरा दिया। मैं स्वेच्छा से समर्पण करता हूँ और दयु साम्राज्य में शामिल हो जाता हूँ। ये शियाओ शियाओ को देखते समय वाटर क्लाउड गोल्डन इम्मोर्टल की आंखों में एक मोहकता थी, जिससे ये शियाओ शियाओ को थोड़ा अजीब लगा। वाटर क्लाउड गोल्डन इम्मोर्टल के साथ क्या सौदा है? ये शियाओ शियाओ के पास पूर्वी सम्राट को अचानक एक बड़ी दुर्भावनापूर्ण मंशा का आभास हुआ और उसने चारों ओर देखा। कौन है भाई? जब पूर्वी सम्राट ने 4 प्रतीकों वाले स्वर्ण अमर को देखा तो वह तुरंत परेशान हो गया। क्या हुआ? मेरी बीवी पर लालच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मौत की तलाश में हो। जल मेघ स्वर्ण अमर के समर्पण के साथ अन्य स्वर्ण अमरों ने भी ये शियाओ शियाओ की ताकत देखी। 8 स्वर्ण अमरों में से 4 दयु साम्राज्य में शामिल होने के लिए सहमत हो गए, लेकिन शेष 4 ने फिर भी इनकार कर दिया और उनमें से एक 4 प्रतीक स्वर्ण अमर था। आपके पास पहले से ही मौका था, चूंकि आप इसे नहीं चाहते हैं तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये शियाओ शियाओ नरम दिल नहीं थी। अगर वह उन्हें जीत नहीं पाती तो वे दुश्मन थे। दुश्मनों से निपटने का केवल एक ही तरीका है और वह है उन्हें मार डालना। ये शियाओ शियाओ के शब्दों को सुनकर 4 प्रतीक स्वर्ण अमर उन्मत्त हो गए। रुको, मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ। 4 प्रतीकों वाले स्वर्ण अमर का स्वागत पूर्वी सम्राट के उग्र हमले से हुआ। यद्यपि पूर्वी सम्राट केवल शिखर स्वर्ण अमर था, वह ये परिवार का दामाद था। 4 प्रतीकों वाले स्वर्ण अमर की शक्ति का गठन करने वाले 4 प्रतीकों में से केवल 2 ही बचे थे। अन्य 2 पूर्वी सम्राट के सामने कुछ भी नहीं थे। पूर्वी सम्राट के हमले के तहत स्वर्ण अमरों की एक पीढ़ी का सफाया हो गया। 4 प्रतीकों वाले स्वर्ण अमर की आंखें पछतावे से भरी थीं, शामिल न होने का अफसोस। लेकिन फॉर सिंबल्स गोल्डन इम्मोर्टल को यह नहीं पता था कि भले ही वह शुरू से ही शामिल होने के लिए सहमत हो गया हो, ये शियाओ शियाओ उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चापलूस का अंत अच्छा नहीं होता। शेष स्वर्ण अमर जो समर्पण करने को तैयार नहीं थे, 4 प्रतीकों वाले स्वर्ण अमर की दयनीय स्थिति देखकर भयभीत हो गए। वे मुड़े और भागने की कोशिश करने लगे। इस समय ये जियाओ जियाओ ने अंततः कार्रवाई की। मानव सम्राट मुहर और मानव सम्राट टॉवर, ये 2 शीर्ष स्तरीय जादुई हथियार बहुत पहले ही ये शियाओ शियाओ द्वारा अपने चरम पर पहुंचा दिए गए थे। दयु साम्राज्य का प्रक्षेपण ये शियाओ शियाओ के सिर के ऊपर दिखाई दिया। अपने हाथ की एक लहर से उसने सीधे 3 स्वर्ण अमर क्षेत्र साधकों को दबा दिया। तभी जल मेघ स्वर्ण अमर को एहसास हुआ कि जब वे पहली बार भिड़े थे तो ये शियाओ शियाओ ने जानबूझकर खुद को रोक लिया था। यदि उसने शुरू से ही अपने वर्तमान तरीकों का उपयोग किया होता तो जल मेघ स्वर्ण अमर को डर था कि वह एक भी वार का सामना नहीं कर पाएगी। अन्य स्वर्ण अमरों ने चुपके से राहत की सांस ली। सौभाग्यवश उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, अन्यथा युद्ध के मैदान में अब एक और लाश पड़ी होती। नानझो में अब कोई खतरा नहीं था। अधिकांश स्वर्ण अमर साधकों ने या तो दयु साम्राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी या वे पहले ही मर चुके थे। ये शियाओ शियाओ को शेष स्वर्ण अमर साधकों के साथ अपने हाथ गंदे करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि इस समय जल बादल स्वर्ण अमर ने चिंता के संकेत के साथ कहा, महारानी, शेष स्वर्ण अमर ऊपरी 5 राज्यों में तियानान राज्य के साथ संवाद करने के लिए संप्रदाय गठबंधन गठन का उपयोग कर सकते हैं। ऊपरी 5 राज्यों में से एक तियानान राज्य निचले 5 राज्यों में स्थित नानझो से पूरी तरह से अलग स्तर पर था। पूर्वी राज्य के विपरीत नानझो हमेशा ऊपरी 5 राज्यों से जुड़ा रहा है। नानझो के संप्रदायों ने तियान राज्य के संप्रदायों से संपर्क करने की हिम्मत नहीं की जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। संचार इकाई संप्रदाय गठबंधन के मुख्यालय में स्थित थी। यही कारण था कि संप्रदाय गठबंधन अपने घटते प्रभाव के बावजूद अस्तित्व में रहा। संप्रदाय गठबंधन का पतन हो सकता था, लेकिन यह गायब नहीं हो सकता था, क्योंकि यह नानझो का अंतिम सहारा था। तियानान राज्य, इस खबर से ये शियाओ शियाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह वास्तव में अच्छी खबर नहीं थी। यदि तियानान राज्य ने वास्तव में हस्तक्षेप किया तो यह दायु साम्राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि केवल एक अनिश्चित समाचार के कारण दयु साम्राज्य के लिए पीछे हटना असंभव था। ये परिवार के पास भी अपना तुरुप का पत्ता था। अगर तियानान राज्य ने कोई कार्रवाई करने की हिम्मत की तो ये शियाओ शियाओ ने उनका सामना करने की हिम्मत की। वह किसी से नहीं डरी। आगे बढ़ते रहो। ये शियाओ शियाओ के हाथ की एक लहर के साथ सेना एक बार फिर नानझो में गहराई तक आगे बढ़ी, शहरों और किलों पर विजय प्राप्त की। इस बीच यानहुआंग क्षेत्र में ये फैन ने सम्राट हुआंग तियान के खंडहरों का फिर से दौरा किया।
वर्षों के संपर्क के बाद ये फैन और सम्राट हुआंग तियान के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। पिछली बार जब ये फैन आए थे तो सम्राट हुआंग तियान की ये परिवार के प्रति अनुकूल धारणा 79 तक पहुंच गई थी। इस बार ये फैन पूरी तरह से स्पष्टवादी होने का इरादा रखता था। वह सम्राट हुआंग तियान को अपने प्रस्तावक के रूप में भर्ती करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। सुखद आदान प्रदान करने और कुछ अमरता क्यूई के साथ सम्राट की शारीरिक जरूरतों को संतुष्ट करने के बाद ये फैन ने बदले में उन्हें ताओ कला का एक बैच भेंट किया। सम्राट हुआंग तियान ने ये फैन से प्राप्त समर्थन से अपनी साधना को स्वर्ण अमर अवस्था के शिखर पर पुनर्स्थापित कर लिया था, जो गहन अमर अवस्था से बस एक कदम दूर था। अपनी उन्नत साधना के बावजूद अमर सम्राट के स्तर तक पहुंचे बिना प्राचीन व्यू को भेदने की संभावना बहुत कम थी। अब अपने पत्ते दिखाने का समय आ गया था। ये फैन ने अपनी स्वर्ग को धोखा देने वाली और समुद्र पार करने वाली तकनीक को दूर कर दिया और अपनी गहरी अमर सांस छोड़ी। जैसे ही सम्राट हुआंग तियान अमरत्व क्यों को अवशोषित करने के लिए तैयार हुए, उन्होंने ये फैन की मुक्त सांस को महसूस किया और क्षण भर के लिए अवाक रह गए। हर बार जब ये फैन आगे बढ़ता तो वह सम्राट हुआंग तियान के सामने अपनी प्रगति का बखान करता, जो हमेशा अवाक रह जाता। मैं जानता हूं कि आप में बहुत प्रतिभा है, लेकिन क्या इतना दिखावा करने की जरूरत है? सम्राट हुआंग तियान जवाब देने ही वाले थे, लेकिन अगले ही पल वह स्तब्ध रह गए और सोचना भी भूल गए। मैं कौन हूं? मैं कहाँ हूं? आप मात्र 500 वर्ष पहले स्वर्णिम अमर क्षेत्र के शिखर पर थे और मैंने इसे स्वीकार किया। लेकिन अब तो कुछ ही वर्ष हुए हैं और आप पहले से ही गहन अमर क्षेत्र में हैं। क्या तुमने अपना बोतलनेक या कुछ और खा लिया? सम्राट हुआंग तियान को एहसास हुआ कि अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्होंने ये फैन की प्रतिभा को कम करके आंका था। क्या अमर सम्राट सचमुच ये फैन जैसी प्रतिभा की सीमा थी? इसके अलावा ये फैन के शरीर से सम्राट हुआंग तियान को परिचित 5-6 गहन कौशल और दालुओ अमर कानून का हल्का सा आभास हो सकता था। यद्यपि वे शुद्ध नहीं थे, सम्राट हुआंग तियान को पूरा विश्वास था कि वे गलत नहीं थे। जब वह अमर सम्राट था तो उसने एक शक्तिशाली व्यक्ति के शिष्य को इन 2 तकनीकों का अभ्यास करते देखा और ईर्ष्या से अपने को रोक नहीं सका। खेती के लिए एक शक्तिशाली आधार का होना बहुत महत्वपूर्ण था। समर्थन की कमी के कारण ही सम्राट हुआंग तियान अमर सम्राट स्तर तक पहुंचने के बावजूद आगे नहीं बढ़ सके। अंततः वह एक दुखद स्थिति में फंस गया। ये फैन को ये तकनीकें कहाँ से मिली? आपकी तकनीकें? क्या वे? ये फैन ने सम्राट हुआंग तियान के सवाल से बचने का इरादा नहीं किया और सीधे जवाब दिया, ये मुझे मेरे स्वामी ने दिए थे। तुम्हारा मालिक? तुम्हारा मालिक कब से है? मैं अपने संप्रदाय में प्रशिक्षण लेने के लिए 500 वर्षों तक गायब रहा। ठीक है, मेरे गुरु को बोधि पुराण पूर्वज के नाम से जाना जाता है। शायद आपने उनके बारे में सुना होगा। एक के बाद एक धमाके के कारण सम्राट हुआंग तियान अपना संयम पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हो गया। बेशक वह बोधि के पुराने पूर्वज को जानता था, लेकिन बोधि उसे नहीं जानता था। ये फैन के गुरु महान व्यक्ति थे। सम्राट हुआंग तियान को अचानक लगा कि इस अस्तित्व के आगे जीवन निरर्थक है। उन्होंने इतने साल जिए और इतना कम हासिल किया, मानो उन्होंने हवा बर्बाद की हो। सम्राट हुआंग तियान ने एक बार 1 लाख वर्षों के भीतर अमर सम्राट बनने की अपनी सफलता को एक असाधारण उपलब्धि माना था। लेकिन आज तक उन्हें यह पता नहीं चला था कि असाधारण प्रतिभा का क्या मतलब होता है। सम्राट हुआंग तियान की धुंधली निगाहों को देखकर ये फैन घबरा गया। उसने सम्राट हुआंग तियान को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी उपलब्धियों का बखान किया था, न कि अपनी जीने की आशा को कुचलने के लिए। बूढ़े हुआंग, ऐसे मत बनो। क्या तुम मेरे ये परिवार के लिए एक भेंट बनना चाहते हो? मैं तुम्हें वहां से निकालने का कोई रास्ता निकालूंगा। ये फैन के शब्दों पर सम्राट हुआंग तियान को अंततः कुछ होश आया। स्वतंत्रता अभी भी उनके लिए एक बड़ा प्रलोभन थी। क्या तुम सचमुच मुझे बाहर निकाल सकते हो? सम्राट हुआंग तियान ने गंभीरता से पूछा। जब तक तुम मेरे ये परिवार के लिए एक भेंट बन जाते हो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से बाहर निकालूंगा। ठीक है, मैं ये परिवार के लिए एक भेंट बन जाऊंगा। जैसे ही सम्राट हुआंग तियान के शब्द बोले गए, ये फैन के सिस्टम स्पेस के अंदर का भेंट टोकन गायब हो गया। वह प्रकाश की किरण में बदल गई और सम्राट हुआंग तियान के शरीर में विलीन हो गई। एक भेंट के रूप में वह परिवार की विशेषताओं में वृद्धि का आनंद ले सकता था। सम्राट हुआंग तियान को अचानक अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई। उनकी प्रतिभा और ज्ञान लगातार बढ़ रहा था। एक क्षण के बाद संवर्धन समाप्त हो गया। अमर सम्राट के स्तर तक साधना करने वाले सम्राट हुआंग तियान की समझ और प्रतिभा में कोई कमी नहीं थी। अपने महान दाओ शरीर के साथ वह चांगमिंग विश्व की सर्वोच्च प्रतिभाओं में से एक थे।
फिर भी पीले आकाश अमर सम्राट को लगा कि उसकी प्रतिभा कम से कम 1/3 बढ़ गई है। इस तरह का सुधार अत्यंत भयावह था। पीला आकाश अमर सम्राट भी जानता था कि ये फैन के पास निश्चित रूप से एक बड़ा रहस्य था। हालांकि पीले आकाश के अमर सम्राट को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये परिवार जितना बेहतर करता वह उतना ही ज्यादा खुश होता। पूजा के प्रतीक के अस्तित्व के साथ पीला आकाश अमर सम्राट कभी भी ये परिवार या ये फैन को धोखा नहीं देगा। पीले आकाश के अमर सम्राट को सफलतापूर्वक वश में करने के बाद यह विचार करने का समय था कि उसे कैसे मुक्त किया जाए। यद्यपि यह प्राचीन संरचना शक्तिशाली थी, लेकिन इसका मुख्य कार्य इसके भीतर रहने वालों को कैद करना था। यदि कोई इसे बाहर से तोड़ना चाहे तो यह बहुत आसान होगा। ये फैन की निर्माण, कीमिया और कलाकृतियों के शोधन में वर्तमान निपुणता सभी जियान रैंक के शिखर तक पहुंच गई थी। ये फैन के हाथ की एक लहर के साथ अनगिनत संरचना प्रतीक उसके हाथ से उड़ गए और भव्य संरचना में बढ़ गए। ये फैन ने सबसे पहले संपूर्ण विधि का प्रयोग किया, जिससे उन्हें लगातार संरचना प्रतीकों का प्रयास करके संरचना को तोड़ने की उम्मीद थी। जैसे जैसे अधिक से अधिक संरचना प्रतीकों को जोड़ा गया, संरचना टिमटिमाने लगी। उस दल में मौजूद पीला आकाश अमर सम्राट अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को नहीं रोक सका। उसे आशा दिखाई दी। हालांकि जब यह संरचना लुप्त होने वाली थी तो यह एक बार फिर मजबूत हो गई। संपूर्ण विधि विफलता। ये फैन थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसने कई और तरीके आजमाए, लेकिन फिर भी वह इसे तोड़ नहीं पाया। ये फैन कोई बात नहीं। अपनी प्रतिभा से तुम किसी दिन इसे तोड़ पाओगे। ये फैन की असफलता को देखकर पीले आकाश अमर सम्राट ने उसे सांत्वना दी। क्या तुम मुझे नीची नजर से देखते हो? तुम्हें लगता है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता? वादा करने के बाद ये फैन निश्चित रूप से हार मानने वाला नहीं था। यहां तक कि अगर उसे बोधि प्राचीन पूर्वज को बुलाना पड़े तो भी उसे संरचना को तोड़ना होगा। बूढ़े हुआंग, आप भी संरचनाओं का उपयोग कर सकते हैं, है ना? ये फैन ने पूछा। मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं बहुत कुशल नहीं हूं। मैं ताओवादी रैंकिंग के निचले पायदान तक ही पहुंच सकता हूं। कीमिया और कलाकृतियों का शोधन लगभग एक जैसा ही है। आखिरकार यह उसका मुख्य लक्ष्य नहीं है। ताओवादी रैंकिंग में निचली रैंकिंग तक पहुंच पाना पहले से ही बहुत अच्छी बात है। यह सुनकर ये फैन की आंखें तुरंत चमक उठीं। बूढ़ा हुआंग काफी कुशल है, लेकिन भविष्य में वे सभी मेरे होंगे। सिस्टम गणना करो। ये फैन के दिमाग में अंतहीन अंतर्दृष्टि उमड़ पड़ी। रसायन विद्या, कलाकृतियों का शोधन तथा संरचना जैसे कौशलों की दक्षता तुरंत बढ़ने लगी। ये फैन के आत्मा सागर में एक के बाद एक ताओवादी प्रतीक निर्मित हुए। ताओवादी प्रतीक निर्माण, कीमिया और कलाकृतियों के शोधन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सच्चे ताओवादी आकर्षण से युक्त अमृत और जादुई हथियारों को ताओवादी अमृत और ताओवादी कलाकृतियां कहा जा सकता है। पूरे 3 महीने के बाद ये फैन ने अंततः सारा ज्ञान पचा लिया। इसके बाद इस संरचना को तोड़ने का समय आ गया। ये फैन ने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन इस बार उन्होंने दिव्य प्रतीकों के बजाय वास्तविक ताओवादी प्रतीकों का इस्तेमाल किया। अनगिनत ताओवादी प्रतीक बेतहाशा उस संरचना में घुस गए। इस बार संरचना की अस्थिरता और भी अधिक तीव्र थी। अंततः 3 दिन बाद एक कर्कश ध्वनि के साथ पूरा ढांचा बिखर गया। मैं हुआंग लाओ सान वापस आ गया हूं। यानहुआंग क्षेत्र में एक शक्तिशाली आभा फैल गई। यानहुआंग क्षेत्र के साधक अवाक होकर आकाश की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि ये परिवार में से किसने फिर से सफलता प्राप्त की है। जहां तक इस प्रकार की आभा का प्रश्न है, यानहुआंग क्षेत्र के साधक पहले से ही इसके आदी हो चुके थे। आखिरकार ये परिवार में हर कोई बहुत अच्छा था, इसलिए यह सामान्य रूप से ही चल रहा था। पीले आकाश के अमर सम्राट को जब अच्छी तरह से गुस्सा आ गया तो वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गए। बहुत लंबे समय तक फंसे रहने के बाद जैसे ही वह बाहर आया, पीले आकाश अमर सम्राट ने महसूस किया कि वह अब अपने साधना स्तर को दबा नहीं सकता और तुरंत ही उसे तोड़ना शुरू कर दिया। यद्यपि यानहुआंग क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है, फिर भी यह अभी भी मध्य हजार विश्वों में से एक है। यदि पीला आकाश अमर सम्राट सिर्फ गुस्सा निकाल रहा था तो यह ठीक होगा, लेकिन अगर उसने यानहुआंग क्षेत्र में सीधे सफलता पाने की कोशिश की तो यानहुआंग क्षेत्र इसे सहन नहीं कर पाएगा। कोई विकल्प न होने के कारण ये फैन को अभी भी रूपांतरित हो रहे पीले आकाश के अमर सम्राट को नहीं, उन्हें हुआंग लाओ सान कहा जाना चाहिए, सीधे 10,000 लोगों के द्वार से होते हुए चांगमिंग दुनिया में वापस लाना पड़ा। चांगमिंग विश्व का साधना वातावरण यानहुआंग क्षेत्र की तुलना में बेहतर था और दमन भी कम था। परिणामस्वरूप हुआंग लाओ सान की सफलता की गति थोड़ी बढ़ गई।
हुआंग लाओसान को लापरवाही से एक गुफा घर में फेंकने के बाद ये परिवार की पैतृक भूमि के ऊपर आसमान में उड़ गया। समय बीतने के साथ ये परिवार के बच्चों और वंशजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पैतृक भूमि जो मूलतः काफी विशाल थी, अब भीड़ भाड़ वाली लगती थी। ऐसा लग रहा था कि ये परिवार को किसी बेहतर जगह पर जाना चाहिए। इस दौरान वे अपग्रेड कार्य भी पूरा कर सकते हैं। पूर्वी राज्य में कोई भी धन्य भूमि ये फैन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती थी। अब वे उपयुक्त धन्य भूमि की तलाश करने से पहले केवल ये शियाओ द्वारा निचले 5 राज्यों पर कब्जा करने की प्रतीक्षा कर सकते थे। यदि निचले 5 राज्यों में अभी भी कोई नहीं है, तो उन्हें ऊपरी 5 राज्यों की ओर देखना होगा। 3 महीने बाद ये परिवार की पैतृक भूमि में गहन अमरता की आभा फैल गई। हुआंग लाओसान ने बड़ी संख्या में संसाधनों को अवशोषित करने के बाद अंततः गहन अमर चरण में सफलता प्राप्त की। यद्यपि वह अभी भी अपने चरम अमर सम्राट चरण से बहुत दूर था, हुआंग लाओसान आश्चर्यजनक रूप से जल्दी में नहीं था। ये फैन के बाद हुआंग लाओसान का लक्ष्य अब अमर सम्राट स्तर तक पहुंचने तक सीमित नहीं था। हुआंग लाओसान का भविष्य संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में समाहित कर लेना चाहिए। हुआंग लाओसान के बाहर आने के बाद उन्हें तुरंत ये फैन ने बुलाया। चूंकि वह संसाधनों का आनंद लेने वाला एक जागीरदार था, इसलिए उसे निश्चित रूप से कुछ काम करने की आवश्यकता थी। ये फैन ने जल्दी से हुआंग लाओसान को अपना पहला काम सौंपा, नानझो के पास जाना और ये शियाओ को ले जाना। यद्यपि नानझो मजबूत नहीं था, फिर भी ये फैन हमेशा एक शक्तिशाली अनुरक्षक के बिना असहज महसूस करता था। हुआंग लाओसान एक अमर सम्राट हुआ करते थे, इसलिए उनके पास कई कौशल होने चाहिए। यह सुनकर कि ये फैन उससे इतनी जल्दी काम करवाना चाहता है, हुआंग लाओसान असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन उसने मना नहीं किया। इतने वर्षों तक घर में बंद रहने के बाद हुआंग लाओसान भी व्यापक दुनिया देखना चाहते थे। इस बीच नानझो में 10 सेनाओं ने पहले ही नानझो के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। ये शियाओ के चारों ओर एक मानव सम्राट की आभा घूम रही थी। एक दिन बाद ये शियाओ का साधना स्तर स्वर्ण अमरता के मध्य स्तर तक पहुंच गया। एक मानव सम्राट के लिए चरणों को पार करने का सबसे तेज तरीका कुछ और नहीं बल्कि लगातार क्षेत्रों का विस्तार करना और राजवंश की शक्ति को मजबूत करना था। इस बीच एक और जगह पूर्वी सम्राट का आभामंडल डगमगा रहा था। उसने दायु साम्राज्य के धन का आनंद लेते हुए, जो उसे महारानी का दर्जा देता था, सफलता भी प्राप्त की। विस्तार में भाग लेने वालों की खेती का स्तर भी बढ़ रहा था। ये शियाओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, इस समयावधि के लाभों को आसानी से पचा लिया। इसके बाद पूरे नानझो को निगलने का समय आ गया। ये शियाओ की दृष्टि लाखों मील तक फैली हुई थी और एक पुराने हॉल पर जा पहुंची। यह हॉल संप्रदाय गठबंधन का मुख्यालय था। मुख्यालय के अंदर नानझो के शेष सो के लगभग सभी सबसे मजबूत योद्धा एकत्र हुए थे। ये बलवान योद्धा भव्य वेशभूषा वाले गठबंधन के शासक को उत्सुकता से घूर रहे थे। एलायंस हायरार्क की हथेली में एक काला टोकन लगातार कांप रहा था। उन्होंने पहले ही तियान नान संप्रदाय के भगवान गुआंग हान से मदद मांगने के लिए एक संदेश भेज दिया था। उनका मानना था कि एक बार गुआंग हान पैलेस ने हस्तक्षेप किया तो दयु साम्राज्य निश्चित रूप से विरोध करने में असमर्थ होगा। आखिरकार वह गुआंग हान महल था, जिसमें अमर सम्राट स्तर के योद्धा थे। गुआंग हान पैलेस में एक अन्य स्थान पर एक साइड हॉल है। जब से पिछली बार बोधि वृद्ध पूर्वज ने उनके आगे का रास्ता बंद कर दिया था, तब से लांगवुड अमर सम्राट गुआंग हान महल में रह रहे थे। संकट की सूचना मिलते ही लांगवुड अमर सम्राट खड़ा हो गया। किस प्रकार की परिस्थिति में नानझो को मदद के लिए पुकारना पड़ेगा? लांगवुड अमर सम्राट अंतरिक्ष को चीरता हुआ नानझो की ओर बढ़ रहा था। संप्रदायों का पूरा गठबंधन सेना से पूरी तरह से घिरा हुआ था। गठबंधन के अंदर सभी के बीच तनाव चरम पर था। अपनी ताकत से उनके पास दयु साम्राज्य की सेना को रोकने का कोई साधन नहीं था। गुआंग हान पैलेस का दूत कब आएगा? शेष साधकों में सर्वोच्च साधना स्तर वाला स्पिरिट ड्रैगन गोल्डन इम्मोर्टल स्पिरिट ड्रैगन संप्रदाय का संप्रदाय गुरु चिड़चिड़ा दिख रहा था। उसमें गोल्डन इम्मोर्टल के अनुरूप शांति का अभाव था। यद्यपि वे दयु साम्राज्य में शामिल होने का विकल्प चुन सकते थे, क्योंकि वे पहले भी इसके नेता रह चुके थे, लेकिन कौन सबसे नीचे रहना चाहेगा? इससे पहले नानझो में स्वर्ण अमर क्षेत्र में होने का मतलब था अजय होना, अपनी इच्छानुसार कार्य करने में सक्षम होना और अन्य संप्रदायों पर अत्याचार करना। अब दयु साम्राज्य में शामिल होकर और उत्पीड़न की वस्तु बनकर आत्मा ड्रैगन गोल्डन इम्मोर्टल ने स्वाभाविक रूप से इनकार कर दिया। इसलिए खतरे के बावजूद आत्मा ड्रैगन गोल्डन इम्मोर्टल ने गुआंग हान पैलेस से मदद लेने का फैसला किया।
एक बार जब गुआंगहान पैलेस से साधक आ गए तो दयु साम्राज्य निश्चित रूप से पीछे हट जाएगा। और जो संप्रदाय पहले ही दयु साम्राज्य में शामिल हो चुके थे, उनके पास लौटने का शायद कोई मौका नहीं था। इस तरह आत्मा ड्रैगन संप्रदाय अधिक क्षेत्रों को सुरक्षित कर सकता था और अधिक संसाधन प्राप्त कर सकता था। अन्य स्वर्ण अमर संप्रदायों के क्षेत्रों के बारे में सोचकर आत्मा ड्रैगन स्वर्ण अमर उत्साहित महसूस करने लगा। यदि योजना पूरी हो गई तो वह भविष्य में भारी मात्रा में संसाधनों के साथ अपने साधना स्तर को गहन अमर क्षेत्र तक बढ़ाने में सक्षम हो सकता है। लॉन्गवुड इमोर्टल मोनार्क के आगमन से पहले कई गोल्डन इमोर्टल लोगों की आभा पहले से ही स्पिरिट ड्रैगन गोल्डन इमोर्टल और अन्य पर बंद हो चुकी थी। स्वर्ण अमर क्षेत्र के कुछ बचे हुए साधक बहुत ही भयानक दिख रहे थे। दयु साम्राज्य से किसान शीघ्र ही आ गए। कितना समय हो गया था? वे तो यहां आ ही गए थे। अब भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा ड्रैगन गोल्डन इमोर्टल ने अपने दांत पीसते हुए साधकों को मुख्य हॉल से बाहर ये शियाओ का सामना करने के लिए ले गया। क्या आपने निश्चित रूप से अपना चुनाव कर लिया है? ये शियाओ का इरादा शब्दों को बर्बाद करने का नहीं था। यहां कब्जा करने के बाद वह नानझो को एकीकृत कर सकती थी। यदि निचले 5 राज्यों पर पूरी तरह से कब्जा किया जा सके तो उसकी साधना का स्तर सीधे गहन अमर क्षेत्र तक बढ़ाया जा सकेगा। इसलिए उसका समय कीमती था और उसे टाला नहीं जा सकता था। ये शियाओ की निगाह के नीचे आत्मा ड्रैगन गोल्डन इमोर्टल जैसे लोग सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सके। आत्मा ड्रैगन गोल्डन अमर ने अपने मन में सोचा, गुआंगहान पैलेस के साधक इतने धीमे क्यों थे? वे अब तक प्रकट नहीं हुए हैं। लगता है आपने अपनी पसंद बना ली है। अगर हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। ये शियाओ प्रतिभाओं को महत्व देती थी, लेकिन जब उनका उपयोग उसके लिए नहीं किया जा सका तो वह उन्हें केवल दुश्मन ही मान सकती थी। दुश्मनों के प्रति ये शियाओ निर्दयी था। मानव सम्राट सील बाहर निकल गया और ये शियाओ हमला करने के लिए तैयार थी। ठीक इसी समय स्पिरिट ड्रैगन गोल्डन इमोर्टल ने अचानक उत्साह में अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखने लगा। अंतरिक्ष में हलचल हुई और एक आकृति बाहर निकली। उनके सामने एक भयावह आभा थी। यहां तक कि मैदान में सबसे मजबूत ये शियाओ इस आभा की उपस्थिति में एक चींटी से बहुत ज्यादा अलग नहीं था। यह किसान निचले 5 राज्यों से संबंधित नहीं था। क्या यह गुआंगहान पैलेस से कोई उच्च अमर है? आत्मा ड्रैगन गोल्डन अमर उत्साह में चिल्लाया। गुआंगहान पैलेस लॉन्गवुड अमर सम्राट, क्या आप वही हैं जिन्हें उन्होंने मदद के लिए बुलाया था? लॉन्गवुड अमर सम्राट ने स्पिरिट ड्रैगन गोल्डन अमर को देखा। अमर सम्राट? आत्मा ड्रैगन गोल्डन इमोर्टल डर से कांप उठा और लगभग अपने घुटनों पर गिर पड़ा। यह एक अमर सम्राट था जो चांगमिंग विश्व में एक शीर्ष स्तर का अस्तित्व था। यहां तक कि अगर यह वह दिन था जिसे आत्मा ड्रैगन अमर सम्राट ने तोड़ने का सपना देखा था, तो यह केवल गहन अमर क्षेत्र में प्रवेश होगा। एक अमर सम्राट, वह इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करता था। नानझो को ऐसा भयानक अस्तित्व मिल गया था। दयु साम्राज्य बर्बाद हो गया। नानझो के स्पिरिट ड्रैगन संप्रदाय के स्पिरिट ड्रैगन गोल्डन इमोर्टल ने लॉन्गवुड इमोर्टल सम्राट को देखा है। दायु साम्राज्य द्वारा नानझो पर आक्रमण के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में साधकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। मेरा स्पिरिट ड्रैगन संप्रदाय आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता, लेकिन हम नानझो की रक्षा करने में असमर्थ हैं और केवल अपने वरिष्ठ संप्रदाय से सहायता का अनुरोध कर सकते हैं। कुछ ही शब्दों में आत्मा ड्रैगन स्वर्ण अमर ने खुद को नानझो के संप्रदाय का एक वफादार और धर्मी नेता बताया था। बाकी सभी लोग धर्मत्यागी थे। दयु साम्राज्य की ओर से सभी की नजरें ये शियाओ पर टिकी थीं। एक अमर सम्राट उन पर भारी दबाव डाल रहा था। यद्यपि ये शियाओ उनकी नजर में शक्तिशाली थी, लेकिन वह एक अमर सम्राट के सामने ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी, है ना? हम अपनी मर्जी से दायु साम्राज्य में शामिल नहीं हुए। हम नानझो से हैं। हमें मजबूर किया गया था। एक अमर सम्राट के अचानक प्रकट होने से कई साधक दलबदल करने लगे। जिन लोगों ने पक्ष बदला उनमें से अधिकांश वे थे जो स्वेच्छा से दयु साम्राज्य में शामिल हो गए थे, क्योंकि उनका मानना था कि दयु साम्राज्य उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। और अब अमर सम्राट स्तर के एक शक्तिशाली प्राणी का सामना करते हुए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दयु साम्राज्य को धोखा देने का फैसला किया। ऐसा कहते हुए उन्होंने सीधे दयु साम्राज्य के गुट को त्याग दिया और आत्मा ड्रैगन गोल्डन इमोर्टल के गुट की तरफ भाग गए। ये शियाओ का चेहरा बहुत खुश नहीं लग रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि नानझो का संप्रदाय गठबंधन वास्तव में ऊपरी 5 राज्यों के प्रमुख संप्रदायों को मदद के लिए बुला सकेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस प्रांत की ताकत को कम करके आंका था।
इतने लंबे समय तक चांगमिंग विश्व में दृढ़ता से टिके रहना इनमें से किसी भी प्रांत के लिए आसान नहीं था। क्या वह अब केवल ये फैन को बुला सकती है? शून्य में हुआंग लाओ सान के चेहरे पर एक असहाय भाव था। उसने सोचा कि यह काम पहले तो आसान होगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि अमर सम्राट स्तर का प्राणी उसी समय प्रकट हो जाएगा जब यह शुरू हुआ था। यद्यपि यह अमर सम्राट बहुत शक्तिशाली नहीं लग रहा था, लेकिन अमर सम्राट अंततः अमर सम्राट ही था, गहन अमर के समान स्तर का नहीं। हुआंग लाओ सान ने अपनी कमजोर काया पर नजर डाली, आह भरी और आशा व्यक्त की कि वे उसे तुरंत बुरी तरह से पराजित नहीं करेंगे। लेकिन एक अमर सम्राट का सामना करना एक अच्छी लड़ाई के लिए पर्याप्त होना चाहिए। हुआंग लाओ सान के चेहरे पर आत्मविश्वास की एक झलक दिख रही थी। वह हुआंग लाओ सान, महान अमर सम्राट, एकमात्र अमर सम्राट से भयभीत नहीं होगा। एक पल में हुआंग लाओ सान ये शियाओ शियाओ के गुट में सबसे आगे प्रकट हुए। उनके चेहरे से एक गहन अमर की आभा निकल रही थी। खेत में खड़े किसानों के चेहरे पर उलझन थी, यह अमर देवता कहाँ से आया? आज कैसा दिन था? प्रोफाउंड इमॉर्टल्स और इमॉर्टल मोनार्क दोनों ही आ गए। जियाओ शियाओ, मैं तुम्हारे भाई ये फान द्वारा भेजा गया रक्षक हूँ। इस छोटे अमर सम्राट, इसे मेरे पास छोड़ दो। वरिष्ठता के संदर्भ में हुआंग लाओ सान वास्तव में लॉन्गवुड अमर सम्राट को कनिष्ठ के रूप में संदर्भित करने के हकदार थे। हुआंग लाओ सान पहले से ही तैयार था, सभी प्रकार की गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल शुरू हो चुका था, एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार था। हुआंग लाओ सान के शब्दों को सुनकर ये शियाओ शियाओ को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। यह हुआंग लाओ सान ही हुआंग तियान अमर सम्राट होगा जिसका उल्लेख ये फैन ने पहले किया था। ये शियाओ शियाओ बहुत पहले से ही ये फैन के चमत्कारों की आदी हो गई थी। जल मेघ स्वर्ण अमर जैसे लोग नहीं गए। हुआंग तियान अमर सम्राट के शब्दों को सुनकर उनके दिलों में एक चौंकाहट और थोड़ी उत्तेजना महसूस हुई। ये शियाओ शियाओ के पीछे अभी भी ताकतें थीं। इसके अलावा विशेष रूप से ये शियाओ शियाओ की रक्षा के लिए एक गहन अमर को भेजने में सक्षम। ये शियाओ शियाओ के पीछे का अस्तित्व कितना दुर्जय होना चाहिए। शायद वे सचमुच इस अमर सम्राट से बच सकते थे। हुआंग लाओ सान ने लॉन्गवुड अमर सम्राट को गौर से देखा, हमेशा उसके कदम उठाने के लिए सतर्क रहे। लेकिन हुआंग लाओ सान के लिए अप्रत्याशित रूप से लॉन्गवुड अमर सम्राट हिले नहीं, बल्कि एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ ये जियाओ जियाओ को देखा। हुआंग लाओ सान ने लॉन्गवुड अमर सम्राट की आंखों में उत्साह की भावना भी देखी। क्या आप ताओवादी ये फान के कबीले हैं? लॉन्गवुड अमर सम्राट ने सावधानी से पूछा। तुम मेरे भाई को जानते हो? ये शियाओ शियाओ को उम्मीद नहीं थी कि तियानान राज्य का यह शक्तिशाली अमर सम्राट ये फैन को जानता होगा। ये शियाओ शियाओ को लगा कि उसका भाई घरेलू व्यक्ति है ना? कब से उसके पास मित्रों का इतना बड़ा नेटवर्क हो गया, यहाँ तक कि वह 5 राज्यों के एक अमर सम्राट को भी जानता था। जब लॉन्गवुड अमर सम्राट ने सुना कि ये शियाओ शियाओ ये फैन की बहन है, तो वह और भी उत्साहित हो गया। लॉन्गवुड अमर सम्राट कुछ समय से ये फैन के साथ संबंध बनाने के बारे में सोच रहे थे। यदि वह बहुत अधिक सक्रिय होता, तो वह ये फैन की घृणा का कारण बन सकता था, इसलिए उसने कभी कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इंसान प्रस्ताव रखता है, भगवान निपटारा करता है। नान झो की इस आवेगपूर्ण यात्रा से उसे अप्रत्याशित रूप से एक मौका मिल गया। और जिन दक्षिणी किसानों ने मदद मांगी थी, वे कौन हैं? यदि आप कम सक्षम हैं, तो क्या आप दयु साम्राज्य के प्रति आज्ञाकारी रूप से समर्पित नहीं हो सकते? यदि आप ये फैन को उकसाते हैं, तो क्या आप परिणाम भुगत सकते हैं? आखिरकार उनके गुआंगहान महल में संप्रदाय के गुरुओं ने भी ये फैन को उकसाने की हिम्मत नहीं की। यह ताओवादी पूर्वज के एक शिष्य का वजन है, सामान्य अमर सम्राट इसे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते। लॉन्गवुड अमर सम्राट को अचानक बहुत भाग्यशाली महसूस हुआ कि उन्होंने यहाँ आने का निर्णय लिया। पिछली बार उसकी वजह से गुआंगहान महल और ये फैन के बीच संबंध इतने अच्छे नहीं थे। यदि इस बार कोई अन्य अमर सम्राट आकर गलती से ये शियाओ शियाओ को घायल कर दे, तो मुसीबत वाकई बड़ी होगी। हुआंग लाओ सान को यह महसूस करते हुए आश्चर्य हुआ कि लॉन्गवुड अमर सम्राट ने अपनी गति वापस ले ली है। इसका क्या मतलब है? आप लड़ने जा रहे हैं या नहीं? मैं अपनी गुप्त तकनीक का उपयोग करने वाला हूं। आप मुझे युद्ध के जाल में फंसा रहे हैं, जिससे मैं कुछ असहज महसूस कर रहा हूं। लॉन्गवुड, आपसे मिलकर खुशी हुई। चूंकि आप भाई ये फान की बहन हैं, इसलिए आप हमारे गुआंगहान महल की सबसे प्रतिष्ठित अतिथि हैं। जिस क्षण ये शब्द निकले, वे आत्मा ड्रैगन स्वर्ण अमर, जिन्होंने अभी अभी आशा की किरणें देखी थीं, तुरंत निराश हो गए। आपका क्या मतलब है? गुआंगहान पैलेस के दूत के रूप में आप न केवल अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं, बल्कि दुश्मनों को भाई भी कह रहे हैं। आप हमें जोकर जैसा दिखा रहे हैं।
चिंतित आत्मा ड्रैगन गोल्डन अमर लॉन्गवुड अमर सम्राट को अपमानित करने की परवाह नहीं कर सका। तुरंत बोला, लॉन्गवुड अमर सम्राट, हमारे नान झो की रक्षा करने का गुआंग हान महल का वचन आपका वादा था। क्या आप अपने वचन से पीछे हटने वाले हैं? हम एक बर्फीली घुरघुराहट गूंजी। आत्मा ड्रैगन गोल्डन इम्मोर्टल को अपनी आंखों के सामने केवल अंधेरा दिखाई दिया और वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? एक मामूली स्वर्ण अमर, मुझसे सवाल करने की तुम्हारी क्या योग्यता है? लॉन्गवुड अमर सम्राट तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। ये लोग सोचते हैं कि चूंकि वह दयु साम्राज्य के प्रति विनम्र था, इसलिए वे उससे जो चाहे पूछ सकते थे। लॉन्गवुड अमर सम्राट की नजर में एकमात्र स्वर्ण अमर एक चींटी से अलग नहीं था। वह उसे एक सांस में 1000 बार नष्ट कर सकता था। बहन जियाओ शियाओ, आप नान झो पर कब्जा करने की योजना बना रही हैं, है ना? निश्चिंत रहें, कोई बाधा नहीं आएगी। मैं वापस आकर संप्रदाय प्रमुख को रिपोर्ट करूंगा। गुआंग हान महल दायु साम्राज्य के साथ गठबंधन स्थापित कर सकता है। एक अमर सम्राट संप्रदाय का एक साम्राज्य के साथ गठबंधन स्थापित करना हास्यास्पद लगता है, लेकिन लॉन्गवुड अमर सम्राट जानता था कि यह गुआंग हान पैलेस के लिए फायदेमंद था। ताओवादी पूर्वज की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए, इसके अलावा बोधि ताओवादी पूर्वज के प्रत्यक्ष शिष्य। यदि भविष्य में कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती है, तो उसे चांगमिंग विश्व और 3000 क्षेत्र दोनों में शीर्ष अस्तित्व बनना तय है। यदि वे शुरू में ही ये फैन के साथ संबंध नहीं बनाते हैं, तो जब ये फैन पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा, तो गुआंग हान पैलेस के पास उसके साथ संबंध स्थापित करने की योग्यता भी नहीं होगी। लॉन्गवुड अमर सम्राट के उत्साह ने ये शियाओ शियाओ को थोड़ा असहज कर दिया। यह अमर सम्राट बहुत ही व्यावहारिक है। लेकिन लॉन्गवुड अमर सम्राट के प्रस्ताव के बारे में ये शियाओ शियाओ ने स्वीकार करने की योजना नहीं बनाई। यद्यपि गुआंग हान पैलेस के साथ गठबंधन से दयु साम्राज्य का विकास बहुत आसान हो जाएगा, जब तक कि कोई अन्य रास्ता न हो। ये शियाओ शियाओ ये फैन पर भरोसा करके क्षेत्र का विस्तार करने का इरादा नहीं रखता है, मुख्य रूप से क्योंकि ये शियाओ शियाओ की मानव सम्राट पद्धति के लिए एक मजबूत मानव सम्राट के दिल की आवश्यकता होती है। स्थिर विकास के बिना मानव सम्राट बनने के भविष्य के मार्ग में और अधिक बाधाएं आएंगी। ये शियाओ शियाओ धीमा होना पसंद करेंगे और एक ठोस आधार तैयार करेंगे। आपके नेक इरादों के लिए शुक्रिया, लॉन्गवुड अमर सम्राट, लेकिन शुक्रिया नहीं। वापस आकर मैं अपने भाई को इसके बारे में बताऊंगा। अगर भविष्य में मौका मिला, तो हम आभार व्यक्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से गुआंग हान महल जाएंगे। ये शियाओ शियाओ की अस्वीकृति के बावजूद लॉन्गवुड अमर सम्राट बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुआ। जब तक ये फैन को पता है कि उसने क्या किया है, यह काफी अच्छा होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि स्पिरिट ड्रैगन गोल्डन इमॉर्टल्स और अन्य को भुला दिया गया है। आत्मा ड्रैगन गोल्डन अमर जाग गया था। उसकी घायल आध्यात्मिक आत्मा से नाराजगी और डर महसूस कर रहा था। यहां तक कि लॉन्गवुड गोल्डन इमॉर्टल भी दुश्मन की ओर मुड़ गया था। उन्हें क्या करना चाहिए? जिन लोगों ने स्पिरिट ड्रैगन गोल्डन इमॉर्टल के साथ समय पर पक्ष बदल लिया, उन्होंने भी ऐसा ही महसूस किया। हमने सोचा कि हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमारे जाते ही बॉस ने भी अपना पक्ष बदल लिया। तो क्या हम मजाक नहीं हैं? अब स्पिरिट ड्रैगन गोल्डन इमॉर्टल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और दयु साम्राज्य के शिविर में वापस लौटना भी असंभव है। ऐसी दुविधा कि इन किसानों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लॉन्गवुड इमॉर्टल मोनार्क के बिना आगे होने वाली लड़ाई में कोई रहस्य नहीं था। शत्रु नष्ट हो गया। जो लोग अस्थायी रूप से पक्ष बदल लेते थे, उनके साथ भी शत्रु जैसा व्यवहार किया जाता था। संप्रदाय गठबंधन का पूरा मुख्यालय खून की नदी बन गया था। अंत में साधना से वंचित आत्मा ड्रैगन गोल्डन इमॉर्टल को ये शियाओ शियाओ के सामने लाया गया। स्पिरिट ड्रैगन गोल्डन इमॉर्टल की आंखों में दुख और आक्रोश छिपा हुआ था। दयु महारानी, आपको लगता है कि आप यूं ही जीत गईं? मैं ड्रैगन कबीले से हूं। हमारे पुश्तैनी ड्रैगन का बेटा पैदा हुआ है। देरसवेर आपका हश्र भी मेरे जैसा ही होगा। हाँ हाँ हाँ, पैतृक ड्रैगन का पुत्र। ये जियाओ जियाओ को याद आया, क्या पैतृक ड्रैगन ये जिनसेन का पुत्र नहीं था? दोस्तों को एक दूसरे से लड़ने से बचाने के लिए ये शियाओ शियाओ ने तुरंत संचार टोकन निकाल लिया। ये जिनसेन का स्वरूप सबकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। पैतृक ड्रैगन का दर्जा प्राप्त करने के बाद ये जिनसेन ड्रैगन कबीले का कबीला नेता बन गया था। चार सागर ड्रैगन कबीले की शक्ति को एकीकृत करने के बाद ड्रैगन कबीले की ताकत अपने चरम पर पहुंच गई थी। कबीले के नेता के रूप में ये जिनसेन भी स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नहीं थे, लेकिन यह देखकर कि यह उसकी चाची ये शियाओ शियाओ थी जो उससे संपर्क कर रही थी, ये जिनसेन ने जल्दी से संपर्क किया।
चाची, क्या आपको कुछ चाहिए? आत्मा ड्रैगन गोल्डन अमर जो अभी हंस रहा था, ये जिनसेन को देखकर अब और नहीं हंस सका। वास्तव में स्पिरिट ड्रैगन गोल्डन इम्मोर्टल ने झूठ नहीं बोला, वह वास्तव में ड्रैगन कबीले से संबंधित है। लेकिन वह मुख्य वंश का सा नहीं है, सिर्फ एक शाखा है। ये जिनसेन को वास्तव में अब प्रकट होते देख स्पिरिट ड्रैगन गोल्डन इम्मोर्टल बस अचंभित रह गया। खुद की तुलना में ये शियाओ शियाओ के ड्रैगन कबीले के साथ और भी घनिष्ठ संबंध थे। ड्रैगन कबीले के कुल नेता पैट्रिक ड्रैगन के पुत्र को भी उसे चाची कहना पड़ा। आखिर कौन है जो ये शियाओ शियाओ का समर्थन कर रहा है? दयु साम्राज्य की महारानी, ड्रैगन कबीले के नेता और गुआंग हान पैलेस के अमर सम्राट उसके सामने झुक रहे हैं। स्पिरिट ड्रैगन गोल्डन इम्मोर्टल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह एक बड़े रहस्य पर ठोकर खा गया हो। दुर्भाग्यवश अब उन्हें खुदाई जारी रखने का मौका नहीं मिला। आंटी, यह हमारी शाखा से लगता है, इसे मार डालो। शाखाओं का उल्लेख नहीं करना, भले ही यह एक प्रत्यक्ष वंश था जिसने ये परिवार के सदस्य को धमकाने की हिम्मत की, उन्हें सीधे मार दिया जाना चाहिए। ये जिनसेन के दिल में ये परिवार की स्थिति ड्रैगन कबीले की तुलना में बहुत अधिक है। आप ड्रैगन कबीले को धमका सकते हैं, लेकिन ये परिवार को नहीं, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। स्पिरिट ड्रैगन गोल्डन इम्मोर्टल जमीन पर गिर पड़ा। उसे पता था कि वह पूरी तरह से पराजित हो चुका है। ये शियाओ शियाओ अब स्वर्ण अमर को किसी भी मूल्य का नहीं मानता था। अब ये शियाओ शियाओ को निचले 5 राज्यों की संपूर्णता चाहिए थी। इस समय नानझोउ पूरी तरह से व्यस्त था। इसके बाद उन्हें केवल नानझोउ पर अपना नियंत्रण मजबूत करने की आवश्यकता थी, फिर वे निचले 5 राज्यों के बाकी 100 पर कब्जा करना जारी रख सकते थे। ये शियाओ शियाओ की निगाहें धीरे धीरे शून्य पर घूम गईं। इस बार दयु साम्राज्य से होने वाला शोर इतना महत्वपूर्ण था कि अन्य राज्यों के साधक संभवतः इससे अनजान नहीं हो सकते थे। इस समय कौन जानता है कि कितनी ताकतें चुपचाप दयु साम्राज्य पर ध्यान दे रही थीं। अब से चुपचाप आगे बढ़ना असंभव होगा। ये शियाओ शियाओ की निगाहें महसूस करते हुए शून्य में छिपी आकृतियां एक एक करके गायब हो गईं। वे यह दाव लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे कि ये शियाओ शियाओ कार्रवाई करेगा या नहीं। ये शियाओ शियाओ ने जो शक्ति प्रदर्शित की थी, उसे देखते हुए अगर उसने कार्रवाई की तो उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। इन पीछे हटने वाले साधकों में पेई हु भी था, जिसे हाल ही में नानझोउ में जीवन और मृत्यु द्वार के कर्णधार के पद पर पदोन्नत किया गया था। पेई हु को लगा कि उसका भाग्य खत्म हो गया है। पूर्वी राज्य में दयु साम्राज्य की प्रबल शक्ति ने पूर्वी राज्य में जीवन और मृत्यु के द्वार के विकास को अत्यंत कठिन बना दिया था। जब वह नानझोउ चले गए, जहां चीजें अंततः थोड़ी आसान हो गई थीं, तो दायु साम्राज्य ने अप्रत्याशित रूप से नानझोउ पर सीधे कब्जा कर लिया। इस परिणाम से पेई हु पूरी तरह से टूट गया। वह पहले से ही भविष्यवाणी कर सकता था कि नानझोउ में जीवन और मृत्यु के द्वार का भविष्य का विकास पूर्व राज्य की तरह ही होगा। उस समय गद्दार सुयान के अस्तित्व के साथ विकास के लिए कम से कम थोड़ी सी जगह थी, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं था, तो वह आगे कैसे विकास कर सकता था? मूलतः पेई हु सुयान से बचना चाहता था, लेकिन अब पेई हु पहले से कहीं अधिक सुयान के लिए तरस रहा था। काश सुयान नानझोउ के पास आ पाती। हाँ, सुयान को नानझोउ के पास आने दो। पेई हु के मन में यह विचार आने के बाद वह इसे और अधिक दबा नहीं सका। पेई हु को एहसास हुआ कि नानझोउ आने का उनका मुख्य लक्ष्य सुयान के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। अब यह केवल सुयान को नानझोउ को पहले ही संभालने देने का मामला है, इसमें क्या नुकसान है? बिना किसी हिचकिचाहट के जीवन और मृत्यु के द्वार की नानझोउ की शाखा में लौटने पर पेई हु ने तुरंत वुजियांग के पूर्वज से संपर्क किया और अपनी इच्छाएं व्यक्त की। जीवन और मृत्यु के द्वार की पूर्वी राज्य शाखा के अंदर सुयान, जिसने अभी अभी एक सफलता प्राप्त की थी और अपनी साधना के स्तर को मजबूत कर रही थी, को अचानक वुशियांग के पूर्वज से एक संदेश प्राप्त हुआ। सुयान को देखकर, जो अभी अभी स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी, वुजियांग के पूर्वज ने संतोष से सिर हिलाया। जैसा कि पवन किलिन वंश के वंशज से अपेक्षा की जाती है, जो ड्रैगन वंश के पैतृक ड्रैगन वंश की वंशावली से प्रतिस्पर्धा कर सकता है, ऐसी प्रतिभाएं वास्तव में मजबूत थीं। सुयान की प्रदर्शित क्षमता को देखते हुए उसके लिए आशा है कि वह भविष्य में एक अमर सम्राट या यहाँ तक कि एक ताओवादी पूर्वज बन जाएगी, जीवन और मृत्यु के द्वार की एक उच्च रैंकिंग सदस्य बन जाएगी और उसे सहायता प्रदान करेगी। तुम्हें पता होना चाहिए, जीवन और मृत्यु के द्वार के भीतर केवल वुजियांग के पूर्वज की वंशावली ही नहीं थी। अधिक संसाधन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अधिक शक्ति का प्रदर्शन करना होगा, अन्यथा वुजियांग के पूर्वज व्यक्तिगत रूप से सुयान को अपने प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। सुयान, तुरंत निकलो और नानझोउ की ओर चलो।
वहां तुम जीवन और मृत्यु के द्वार के नए कर्णधार बनोगे। पेई हूँ तुम्हारा सहायक होगा। यह सुनकर सुयान तुरंत उत्साह से भर गई। ईस्ट स्टेट में सिर्फ एक शाखा चलाने से ही सुयान बहुत अमीर बन गई थी। नानझो पूर्वी राज्य से अधिक शक्तिशाली था, इसलिए वहां का जीवन और मृत्यु का द्वार स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली था और उसके पास अधिक संसाधन थे। और सुयान बस नानझो शाखा में जाने वाला था और निश्चित रूप से उसे जीवन और मृत्यु के द्वार की शक्ति को बढ़ाना होगा, कुछ लोगों को दयु साम्राज्य में रखे बिना नहीं। इस तरह की चीजों में कुछ संसाधनों का उपभोग होना स्वाभाविक था। कितना उपभोग करना है, यह सब पतवार चलाने वाले सुयान पर निर्भर करता था। नानझो और ईस्ट स्टेट के एक साथ होने से खुशी दोगुनी हो गई। इसके अलावा जब तक दयु साम्राज्य ने निचले 5 राज्यों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, तब तक वह अपनी बहन ये शियाओ को विशेष रूप से जीवन और मृत्यु के द्वार पर निशाना लगाने के लिए कह सकती थी, और फिर वह स्थिति को बचाने के लिए आगे आ सकती थी। क्या तब तक निचले 5 राज्यों में जीवन और मृत्यु का संपूर्ण द्वार उसके हाथों में नहीं होगा? यह सोचते हुए ये शियाओ के मुंह में पानी आ गया। यह लहर उड़ गई। सुयान अपनी साधना के स्तर को मजबूत करने के लिए इंतजार भी नहीं कर सकी और तुरंत ही नानझो की ओर चल पड़ी। अपने साथ ये परिवार के बड़ी संख्या में शिष्यों को ले गई। ये परिवार के शिष्यों के पास अब जाने के लिए कई नियमित स्थान थे। दीर्घायु संप्रदाय, दयु साम्राज्य और अंत में जीवन और मृत्यु का द्वार।